देखो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा रूही ट्रेवल्स, बुक में ध्यान दो, बुक में फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड का सेकंड नहीं करवाया बेटा, इसके बाद समझा देंगे, ठीक है। पहले इसको देखो, थर्ड को। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। रूही है वो ट्रेवल करती है 300 किलोमीटर टू हर होम, उसके घर से। टोटल डिस्टेंस जो कवर करती है वो है 300 किलोमीटर। तो जो इसका थर्ड पार्ट है वो कर रहा है, जो रूही है उसके घर से जो डिस्टेंस कवर करती है वो डिस्टेंस कितनी है, 300 किलोमीटर। फिर उसने क्या बोला आगे, पार्शली बाय ट्रेन पार्शली बाय बस, मतलब कुछ हिस्सा तो वो बस से कवर करती है और कुछ हिस्सा ट्रेन से। फिर उसके बाद उसने बोला है सी टेक्स 4 आवर्स इफ सी ट्रेवल 6 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। फिर वो कंडीशन लगा रहा है कि अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से और बचा हुआ हिस्सा बस से कवर करे तो उसको 4 घंटे लगते हैं। वापस पढ़ लो क्वेश्चन को। सी टेक्स 4 आवर, वो 4 घंटे लेती है यदि सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, मतलब यहाँ से कुछ हिस्सा 60 किलोमीटर और बचा हुआ हिस्सा 60 किलोमीटर वो ट्रेन से चलती है और बचा हुआ हिस्सा बस से। तो बच कितना गया 300 में से बेटा, टोटल डिस्टेंस अगर 300 है तो कितना हिस्सा और बचेगा बताओ। देखो अगर 60 किलोमीटर ये है तो ये हो गई उसकी 240 किलोमीटर, और यहाँ जो उसकी डिस्टेंस के लिए जो टाइम लगा है टोटल, वो टोटल टाइम है उसका 4 आवर। ये बात समझ में आ गई सबको? कितने घंटे लगे उसको? 4 घंटे। फिर आगे क्या कह रहा है उसमें, इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। अब वो दूसरी कंडीशन लगा रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है वो देखो। दूसरी कंडीशन है डिस्टेंस वही है, घर से 300 किलोमीटर, घर से टोटल 300 किलोमीटर। उसमें वो कह रहा है कि 100 किलोमीटर वो चलती है ट्रेन से, 100 किलोमीटर ट्रेन से, और बची हुई जो डिस्टेंस है वो कितनी बच गई 200 किलोमीटर, और ये चलती है वो बस। आगे इतनी बात समझ में, 100 किलोमीटर ट्रेन से और बची हुई डिस्टेंस चलती है बस से। तो यहाँ उसने टाइम कितना लिया वो भी हमें दे रखा होगा। सी टेक से 10 मिनट लॉन्गर, मतलब 10 मिनट ज्यादा लेती है वो। 10 मिनट ज्यादा लेगी तो जो टोटल टाइम लगा वो 4 घंटे और 10 मिनट। 10 मिनट ज्यादा किससे लेती है? जितना पहली वाली कंडीशन में टाइम लगा उससे। इतनी बात आ गई समझ में? ये हमारे पास 2 कंडीशन होगी। अब हम फर्स्ट वाली कंडीशन से इक्वेशन बनाएंगे, सेकंड वाली से बनाएंगे, और जो इक्वेशन बनेगी फिर उनको सोल्व करते हैं। देखो हम मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की जो स्पीड है वो और बस की जो स्पीड है वो कितनी कितनी होगी। तो मैं ये स्पीड मान लेता हूं बेटा x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर। अब पहली कंडीशन में आ जाओ आप। पहली कंडीशन क्या है, अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से चलेगी, 60 किलोमीटर ट्रेन से चलेगी तो उसका जो टाइम लगेगा टोटल वो इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और इसमें बस के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और टोटल टाइम आ गया यहाँ पे 4 घंटे। ये बात समझ में आ गई सबको? सिंपल सा लॉजिक है। मान लो कि ट्रेन से वो चलती है 60 किलोमीटर, तो वहां उसको जो टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 60 है, स्पीड उसकी x है। ये आगे इसके बाद में दूसरी कंडीशन में डिस्टेंस 240 है, स्पीड है y।
तो यहां से दोनों का जो टाइम है वो कितना कितना है 4। सेकेंड कंडीशन का बताओ 100/x प्लस 200/y, यहाँ कितना टाइम लगेगा? तो 4 घंटे है 10 मिनट है, 10 को आप आवर में कन्वर्ट करोगे तो 4:1/6, तो ये आ गया 25/6। दो इक्वेशन आ गई, आगे तो आप कर लोगे। लिखो एक बना जल्दी से। बेटा नोट कर लो फटाफट। कुछ समझ में नहीं आया तो बता देना ना। बेटा इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है कि इस क्वेश्चन में जो बोर्ड पे लिखा हुआ है? हाँ बोलो क्या दिक्कत है परसों? इस क्वेश्चन में किसको दिक्कत है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है? किसी को नहीं। अब बताओ ये चैप्टर खत्म हो गया, अब बाकी क्या दिक्कत है इस चैप्टर में? जल्दी बताओ फिर आगे बढ़ते हैं। इससे आगे जो एक्सरसाइज है वो बेटा ऑप्शनल है, आगे वाले एक्सरसाइज नहीं करने हमें, ये ऑप्शनल है। बाकी बच्चे भी सुन लो। 3.7 ऑप्शनल एक्सरसाइज है। ऑप्शनल का मतलब ये है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूज नहीं होगी। बाकी जो बच्चा इंटेलिजेंट है वो कर लेना। कर लिया आप लोगों ने चैप्टर 5। ये चैप्टर कौन बता रहा है? उदित कुमार। बेटा मैं चैप्टर नहीं पूछ रहा, जो पढ़ा दिया उसके बारे में पूछ रहा हूँ। ये आ गया है। इंटेलिजेंट बनने की कोशिश मत करो, जितने हो उतना पता है मेरे को। चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा थर्ड चैप्टर एक बार रिवाइज कर लेना, किसी बच्चे को दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है ना? एक बार रिवाइज करवाना इसको, फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ही लेना। आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया? नहीं हुआ फर्स्ट चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर नहीं हुआ क्या? चलो कोई बात नहीं। निकालो, फर्स्ट ही निकालो फिर आप।
फर्स्ट भी कर देते हैं पूरा, 2-3 दिन में फर्स्ट हो जाएगा। 9th का फर्स्ट आता है क्या आपको ये बताओ? 9th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर था वो आपको आता है? वो आता है तो ये समझ में आएगा, अदरवाइज तो कैसे आएगा? फिर आपको 9th का बेसिक भी समझना पड़ेगा। का बेसिक देख लेना एक बार, बाकी मैं बता दूंगा थोड़ा बहुत। तो चलो देखो एक बार थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूँ आपको। चैप्टर फर्स्ट बेटा आपके 4-5 चैप्टर हो चुके हैं, पढ़ते रहना, रिवीजन करते रहना, लेकिन बाद में आपको दिक्कत हो सकती है एक साथ। देखो 9th क्लास में आपने रियल नंबर, उसमें भी ऐसा है, रियल नंबर चैप्टर 9th क्लास में भी है। पहले मैं यही बता देता हूँ कि रियल नंबर होते क्या है। बेटा रियल नंबर क्या होते हैं? देखो रियल नंबर जो होते हैं आपके पास, इसमें आपके पास रेशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं, या हम ये कहें कि वे नंबर जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके। कोई भी नंबर जिसको आप रिप्रेजेंट कर सको कहाँ पे? नंबर लाइन पे। अगर हम किसी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो नंबर क्या होगा? रियल नंबर होगा। अब देखते हैं यहाँ पे कि रियल नंबर में पार्ट कौन से आएंगे। एक तो होता है आपका रेशनल और इरेशनल। ये दोनों के दोनों नंबर भी क्या होते हैं? रियल नंबर। ऐसा नहीं है कि रेशनल नंबर ही रियल नंबर होता है, इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होता है। आपको नाम नहीं याद रखने, नाम के अलावा भी एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि कौन सा रेशनल होता है, कौन सा इरेशनल होता है, कौन सा रियल होता है। रियल की बात करें तो -∞ से +∞ तक बीच में जो भी नंबर है 0, 1, 2, -1, 1.1, 1.9 फ्रैक्शन में हो, कोई नंबर कुछ भी हो, ये सारे के सारे कैसे हैं? रियल नंबर है। ये सारे नंबर कैसे हैं? रियल नंबर। अब हम देखते हैं इसमें कि रियल नंबर के पार्ट हमने किए रेशनल और इरेशनल। तो रेशनल में कौन सा आएगा और इरेशनल में कौन सा आएगा देखते हैं। रेशनल नंबर आपके पास सबको पता है जो p/q फॉर्म में, जिसमें q आपका नॉट इक्वल टू 0, q कैसा हो? नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल में कौन सा पार्ट आता है कि रूट के अंदर अगर हमारे पास प्राइम नंबर होता है, रूट के अंदर कैसा नंबर हो? प्राइम नंबर हो, वो नंबर कैसा होता है? इरेशनल होता है। इरेशनल दो टाइप के होते हैं, आपको पता होगा। एक तो डायरेक्ट ये वाला, इसका अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो √2, √5 आगे चलते रहेंगे, √3 इसका एग्जांपल है। और दूसरा है डेसिमल वाला फॉर्मेट, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ये भी आपका इरेशनल का ही टाइप है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें लिखना चाहूं तो जी ऐसा नंबर जो डेसिमल के बाद रुके नहीं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग मतलब कोई फिक्स पैटर्न रिपीट ना हो। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं 2, 3, 9, 1, 3, 2, 5, 4 डैश डैश, कोई भी फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं होगा। तो इसमें अगर कोई भी फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं होगा, इसका मतलब ये नंबर कैसा है? नॉन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो रुकता नहीं है, तो पूरा मिला के क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग।
अगली बात समझ में। और इस टाइप के नंबर को क्या बोलते हैं हम? इरेशनल नंबर। रेशनल आप समझ ही गए। एक बार इसको नोट कर लो और बताते हैं थोड़ा बहुत, जल्दी से नोट करना ना। बेटा नोट कर लिया आपने? ठीक है, नोट कर लिया तो देखो आगे इसमें। प्राइम नंबर सारे बच्चे जानते हो प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो लिखा हुआ है रूट के अंदर प्राइम नंबर को उनको इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो प्राइम नंबर बता सकते हो? प्राइम नंबर क्या होते हैं? कौन बता सकता है? जल्दी बताओ। चलो देखो लिख देता हूँ एक बार, अगर भूल गए हो तो याद कर लेना है बच्चे से। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे नंबर जिनको फैक्टराइज करने पे आपको दो ही नंबर मिले, एक 1 मिले और दूसरा खुद नंबर, लेकिन दो मिलने चाहिए। दो मिलने चाहिए, इसी वजह से जो 1 होता है वो आपका प्राइम नंबर नहीं होता। 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। अरे बेटा मैंने पढ़ा दिया 9th में, क्या लिख रहा है प्रसून कुमार? 1 और इटसेल्फ 1 नहीं होता क्या खुद से डिवाइड? मैं कह रहा हूँ कि 1 और उसके अलावा दूसरा नंबर, दो फैक्टर होने चाहिए। एक तो 1 होगा, दूसरा अदर देन 1। दो फैक्टर होंगे तो ही प्राइम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, चलो इसके बाद अगर हम देखें और तो कौन से नंबर आ गए? बस हो गए, इतने तो प्राइम नंबर होते हैं। अब हम हमारे टॉपिक लेते हैं बुक से रिलेटेड। बेसिक तो हो गया आपका। अब आपकी ये डिवीजन एल्गोरिथम है तो देखते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा क्या है देखो फटाफट। ये क्या होता है? डिवीजन की प्रोसेस होती है। तो एक स्टेटमेंट होता है डिवीजन का, तो जिस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम डिवीजन करते हैं वो स्टेटमेंट ही आपका, जैसे एक थ्योरम होती है। स्टेटमेंट क्या होता है? थ्योरम होती है, और वही क्या कहलाती है? लेमा बोलते हैं। ठीक है, डिवीजन करने की जो प्रोसेस है पूरी, और उसके अकॉर्डिंग हम उसके एप्लीकेशन यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। ठीक है, तो प्रोसेस है पूरी वो एल्गोरिथम। आप तो इसको चाहे लेमा पढ़ लो चाहे एल्गोरिथम, आपको जो समझना है वो मेन चीज है डिवीजन। डिवीजन आपने पढ़ रखा है, जैसे मैंने 29 को डिवाइड किया 6,
29 को किससे डिवाइड कर रहा हूँ? 6 से। अगर मैं 29 को 6 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? देखो ध्यान से, ये हो गया 4 टाइम डिवाइड हुआ बेटा 24 आ गया, बचेगा मेरे पास 5। तो अगर मैं 6 को वापस मल्टीप्लाई करूं इससे 4 से मल्टीप्लाई करूं और उसमें 5 ऐड कर दूं तो मुझे 29 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा बेटा 6 × 4 + 5। इसका मतलब जो अंदर वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं हम? डिविडेंड। जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको बोलते हैं बेटा डिवीजन। मल्टीप्लाई क्वोशिएंट, फिर आपके पास आ गया रिमाइंडर। तो ये हमारे पास तीन चीजें होती है। तो आप डिवाइड करते हो तो डिविडेंड अंदर होता है, यहाँ डिवीजर होता है, यहाँ आपके पास क्वोशिएंट आता है और नीचे क्या आता है? रिमाइंडर आता है। ऐसे इसके नाम है, फटाफट नोट कर लो। आपने नोट कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया जैसे बेटा इसमें अगर हम अंदर वाले पार्ट को a बोले, b से डिवाइड करें, q टाइम डिवाइड को रिमाइंडर बचे आपका r। मान लो अंदर जो डिविडेंड है उस डिविडेंड को आप बोलते हो a, डिवीजन को बोल दो b। देखो यहाँ आपके पास में a है, a तो क्या है? डिविडेंड हो गया, जिससे डिवाइड कर रहे हो वो डिवीजर होगा। जितने टाइम डिवाइड जाता है वो क्वोशिएंट और लास्ट में बचा हुआ रिमाइंडर। तो यहाँ जो ये है a, मैं इसमें कंपेयर करता हूँ। बताओ, मैं इस लाइन को लिखता हूँ यहाँ पे 29 है, ये आपका 6 × 4 प्लस में 5, यही तो आएगा। ये 29 क्या आया? 6 × 4 प्लस 5, ये आ गया। तो मैं उसके तरह इसको अगर कंपेयर करूं तो स्टेटमेंट क्या बनेगा? ए बी क्यू आर के फॉर्म में स्टेटमेंट क्या बनेगा? वो स्टेटमेंट बनेगा आपका A = B × Q + R। तो जो बन गया सिंपल सा वो क्या है? A = BQ + R। ये हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम मान लो आप एक तरह से स्टेटमेंट है इसका। A = BQ + R। A क्या है? आपका डिविडेंड है। B क्या है? B आपका डिवीजर हो गया। Q कितना है? क्वोशिएंट। R है रिमाइंडर। इसके अकॉर्डिंग हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अब, तो इसको समझ लेना ये क्या होते हैं, कैसे आते हैं इस एग्जांपल से। ठीक है, देखो आगे।
बेटा ये मेथड आपका एचसीएफ निकालने का काम आता है। एलसीएम एचसीएफ जानते हो आप लोग, एचसीएफ निकालने के काम आता है। एचसीएफ देखो पहले तो ये समझ लो आप, इससे जो ये स्टेटमेंट आया ये एग्जाम्पल बहुत काम का है, मतलब इसी से हम सारा कुछ समझ रहे हैं। देखो जो आपके पास ए बी क्यू आर, ए इज इक्वल्स टू ये है आपका, ठीक है। अब इसमें एक चीज बताओ, आर की वैल्यू क्या क्या है इसमें, देखो आप इस एग्जाम्पल में ये रिमाइंडर है, क्या ये कभी 6 आएगा? ये जो रिमाइंडर लिखा हुआ है क्या ये रिमाइंडर कभी 6 आएगा क्या? नहीं आएगा 6 कभी भी, 0 आ सकता है। ये नंबर बदल दो, ये नंबर बदलूंगा तो 0 तो आ ही सकता है, इसको 30 कर दो 0 आ जाएगा, तो ये 0 आ सकता है, ठीक है। तो अगर ये 0 आएगा और क्या क्या पॉसिबल है ये देखो आप, तो बस मेन चीज काम की चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, आर की वैल्यू 0 हो सकती है अगर इस नंबर को हम 30 कर दें, हो सकती है। अगर मैं इस नंबर को 31 कर दूं तो आर क्या हो सकता है, 1 हो जाएगा, आर हो जाएगा आपका 1, कब? जब ये 31, जब ये नंबर 32 कर दूंगा मैं और 6 से डिवाइड कर रहा हूं बार-बार, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 2 हो सकता है। आगे इतनी बात, अगर मैं रिमाइंडर यहाँ पे नंबर 33 कर दूं तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 34 कर दूं तो रिमाइंडर होगा 4, 35 करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 5, 36 करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 6 आएगा। 36 कर दे रिमाइंडर क्या आ जाएगा वापस? 0। 37 करते फिर 1 फिर 2, तो ध्यान से देखना जो रिमाइंडर है वो आपका 0 से लेकर कहां तक रहा? 5 तक। ये कब रहा? जब आपने इससे डिवाइड किया 6 से। तो जिस नंबर से आप डिवाइड करते हो उसी टाइम जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर उस नंबर से एक कम तक आएगा, मतलब 6 से डिवाइड करते हो तो 5 तक जा सकता है आपका रिमाइंडर, ठीक है। अंदर वाला नंबर कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम केवल ये देख रहे हैं कि जिससे आप डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर कहां से कहां तक जा सकता है। शुरू होगा 0 से, 1 2 3 4 5 6 चलता जाएगा, लास्ट कहां तक जाएगा? जिससे डिवाइड करते हो उससे एक कम तक। आगे बात समझ में, जिससे डिवाइड करते हो वो रिमाइंडर कभी नहीं आएगा। 6 से डिवाइड कर दो 6 रिमाइंडर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां से मैं एक चीज लिखना चाहूं इसके साथ कि जब a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर लिखा है मैंने, यहां जो r की वैल्यू है, r की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन छोटी होगी। किससे छोटी होगी? जिससे डिवाइड करते हो, जिससे डिवाइड करते हो उसके बराबर तो नहीं जाएगा रिमाइंडर, उससे तो छोटा ही रहेगा। और इससे छोटा रहेगा, इसका मतलब r को छोटा रखना है हमें हर केस में b से। किससे छोटा रखना है? b से। अगर आप इस पूरी लाइन को एक साथ लिखना चाहो देन r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। b के साथ इक्वल का साइन मत लगाना, क्यों? क्योंकि b के बराबर तो r आएगा ही नहीं कभी। b के बराबर r आएगा कभी नहीं आएगा। तो ये बात समझ गए आप? बहुत अच्छे समझ लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। लिख लो इसको ना।
लिख लिया वो, देखो फटाफट। अब देखो इसके इस पैटर्न के काफी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उनको समझना ध्यान से, ये ध्यान से समझोगे तो ही समझ में आएंगे वो। जितना पढ़ाया बेटा इसको रिवाइज कर लेना, तब मैं इसके क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। इससे पहले मैं दूसरा पैटर्न बता देता हूँ जो बिल्कुल आसान है और इसके क्वेश्चन भी आप लगा लो। वो है HCF फाइंड करना कोई भी दो नंबर। मेथड या पैटर्न उसमें यही लगेगा जो आप अभी पढ़ रहे हो। A = BQ + R। कैसे लगेगा वो देखते हैं, जल्दी देखना ना। वैसे तो आपको पता है, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। वैसे 24 और 240 ले लेते हैं बेटा, और ले लेते हैं हम 40। ये दो नंबर ले लिए मैंने। आपको HCF आता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों को जब फैक्टराइज करेंगे तो जो कॉमन नंबर आएंगे सबसे मैक्सिमम, वही हमारा आंसर होगा। तो अगर मैं 240 को फैक्टराइज करता हूं तो क्या आएगा, 6 × 4 × 5 × 2। तो यहां से मेरे पास 2 की पावर आ गई 4 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। सही है। ये फैक्टराइजेशन किसका है, 240 का। और 48 का करूंगा 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1। ऐसा ही कुछ आएगा, यही आएगा। आगे इतना जवाब गलत कर दिया, सही है। देखो अब इसमें HCF आप निकालना चाहो, HCF का आपका ये आ गया। तो ये HCF क्या आएगा, 2 की पावर 4 × 3। ये तो 48 का मल्टीपल ही है ना। चलो कोई बात नहीं, नंबर दूसरा ले लेंगे, 46 ले लेंगे। अब एक और नंबर लेते हैं, इनका तो आप वैसे समझ लोगे। 240 ये डायरेक्ट डिविजिबल है इससे, तो डायरेक्ट इसका आंसर ही आ जाएगा। आपस में डिविजिबल होता है तो HCF कोई आ जाता है। देखो 240 ले लें एक नंबर और दूसरा नंबर 46 ले लेते हैं। चलो ये तो डायरेक्ट नहीं होगा। और 46 का कितना है, 2 × 23। देखो 240 का तो आपको पता है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। 46 का करेंगे तो 2 × 23, बस ये आएगा। HCF आप निकालोगे तो HCF आपके पास आएगा बेटा। अगली बात समझ में। अब हम इस मेथड से देखते हैं कि इस मेथड से क्या आएगा। टाइम काफी कम है तो केवल समझ लेना, क्वेश्चन कल उतार लेना, ठीक है। जो आपका ये नंबर है, इसमें आप बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, जितनी बार डिवाइड जाता है उतनी बार आप लिख लोगे। कितनी बार डिवाइड जाएगा ये बताओ, 6 टाइम जाएगा शायद, 6 टाइम नहीं जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 5 टाइम जाएगा, 230 और रिमाइंडर बच गया आपका 10। इतना आ गया। फिर जिससे आपने डिवाइड किया ये नंबर और इस रिमाइंडर से वापस इसको डिवाइड करो। 10 से डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा, रिमाइंडर बचेगा आपका 6। फिर 10 को लिखो, 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। यहाँ रिमाइंडर बच गया आपका 4 बच जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में 6 को डिवाइड करेंगे 4 से, कितनी बार होगा, 1 बार, यहाँ बच गया 2। फिर 4 को डिवाइड करेंगे इस 2 से, 2 टाइम, रिमाइंडर बच गया 0। आगे इतना नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो जो लास्ट सेकंड लास्ट आपका रिमाइंडर होगा वही हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है। ये A = BQ + R के पैटर्न में था, कल इसको डिटेल से पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। आज की क्लास के लिए यहीं तक, थैंक यू, बाय।